फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला लेसन, दो ध्रुवीयता का अंत। सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे दो ध्रुव कौन से हैं। तो पहला ध्रुव वो है यूएसए के नेतृत्व में जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, ब्रिटेन वगैरह, इनको शामिल करते हुए पूंजीवादी ध्रुव, पूंजीवादी गुट। और दूसरा जो है वो है आपका यूएसएसआर के नेतृत्व में जो साम्यवादी गुट है, जो समाजवादी जो व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित है। इन दोनों के बीच में आपको जैसा कि पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही बड़ी शक्तियों के रूप में उभर के आए, और उन दोनों के बीच में कुछ जो आशंकाएं थी, उन आशंकाओं को लेकर के एक शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। शीत युद्ध, यहाँ थोड़ा सा अपन ये समझ लेते हैं कि शीत युद्ध वास्तव में किसी एक तरीके का वैचारिक युद्ध अपन कह सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब ये शीत युद्ध जो है वो लगातार 1991 तक जारी रहा, और ये शीत युद्ध जो है वो किस तरीके से समाप्त हुआ, और शीत युद्ध के समाप्त होने से ये जो विश्व में आर्थिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित दो जो ध्रुव बन गए थे, जो एक अमेरिका के नेतृत्व में था और दूसरा वाला जो ध्रुव था वो आपके यूएसएसआर के नेतृत्व में था। जैसे ही यूएसएसआर का 1991 में समापन हुआ, विघटन हुआ, तो उससे एक तरीके से जो विश्व में दो ध्रुवीयता है उसका अंत हो गया, और वर्ल्ड जो है बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया अमेरिका के नेतृत्व में। चलो अपन शुरू करते हैं परिचय से। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की जो दीवार थी, बर्लिन कहाँ पे आपको पता होगा, जो जर्मनी की जो राजधानी है, वो वहाँ पर एक दीवार खड़ी की गई थी, और ये दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। शीत युद्ध मैंने आपको पहले ही बताया, अमेरिका जो यूएस है और आपका जो यूएसएसआर जो है, जिसको अपन सोवियत रूस भी कह देते हैं, उनके बीच में एक वैचारिक युद्ध था। उनके बीच में जो शीत युद्ध का जो सबसे बड़ा प्रतीक थी वो थी आपकी जो बर्लिन की जो दीवार थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी, ध्यान रखने वाली बात है कि जो पूर्वी जर्मनी वाला जो क्षेत्र था वो मुख्य रूप से यूएसएसआर के नियंत्रण में था, और पश्चिमी जो जर्मनी जो थी वो मुख्य रूप से जो आपके नेटो है, जो यूएसए के नेतृत्व में काम कर रहा था, उनके नियंत्रण में था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया, और इसकी परिणति दूसरी दुनिया का पतन। अब आपने को यहाँ पर ये शब्द यहीं पर सीख लेना चाहिए कि दूसरी दुनिया है क्या। हमारे पास में, हम जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो दो दुनियाओं की बात होती है। पहली दुनिया वो है जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसमें मेनली जो यूएसए के नेतृत्व वाले जो देश थे, जो औद्योगिक रूप से सक्षम देश थे, वो पहली दुनिया है। और दूसरी दुनिया जो यूएसएसआर के नेतृत्व में जो देश हैं, वो आपकी दूसरी दुनिया कही जाती है। तो ये दूसरी दुनिया का पतन हो गया, क्योंकि किसका पतन हुआ भाई? ये पतन हुआ यूएसएसआर का, और शीत युद्ध की जो समाप्ति है वो हो गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। जर्मनी का इस जो दीवार है, बर्लिन की दीवार है, इसके टूटने के बाद में वापस जो है पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में, सोवियत संघ, यूएसएसआर अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देश। अब ये पूर्वी यूरोप के जो 8 देश थे वो एक्चुअल में सोवियत जो व्यवस्था थी, जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसके ऊपर आधारित एक प्रकार से जो राजनीतिक जो व्यवस्था थी उसको पालन करने वाले देश थे। वो कुल मिला के 8 देश थे, जिसमें आपके आ गया रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, ये जो देश है आपके चेकोस्लोवाकिया, ये जो देश है वो आपके मुख्य रूप से सोवियत जो व्यवस्था थी, जो साम्यवादी व्यवस्था थी, उसको पालन करने वाले देश थे। एक एक करके यहाँ की जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपनी साम्यवादी शासन व्यवस्था को बदल डाला, और ये पूंजीवाद की तरफ मुड़ गए। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, क्योंकि सैन्य रूप से अभी भी जो सोवियत संघ है वो काफ़ी मजबूत था, बल्कि वहाँ की जो इन देशों की जो आम जनता है, उन्होंने इसको हटाने के लिए एक सामूहिक कार्यवाही की। जैसा कि आज जब अपन ये बात कर रहे हैं, तो ऐसी ही एक कार्यवाही अपने पड़ोस में नेपाल देश में हो रही है। अंत में स्वयं सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद
दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे एक पिक्चर देख लेते हैं किस तरीके से जो बर्लिन की जो दीवार है उसको ढाया गया था। आपके सामने ये जो दिख रही है आपको, ये एक बर्लिन की दीवार है जो कि पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन जो है उसको अलग अलग करती थी। और ये पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी जो बर्लिन है, सिर्फ ये दो दुनियाएं ही नहीं है बल्कि ये दो प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाओं वाली जो है व्यवस्था थी। जो पूर्वी जो बर्लिन जो था आपके, उसमें साम्यवादी व्यवस्था, और जो पश्चिमी जो है उसमें जो आपकी पूंजीवादी व्यवस्था है वो थी। 1961 में ये दीवार बनाई गई थी जो कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। आखिरकार जनता ने इसे, आपको ये याद करने जैसा तथ्य है, 9 नवंबर 1989 कब तोड़ा इसको, 9 नवंबर 1989 को इसको वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, उसने इसको तोड़ दिया। ये तारीख आप एक बार फिर से इसको अंडरलाइन कर लीजिए, 9 नवंबर 1989 को इसको तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे के समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। पहला चित्र अपन देखते हैं तो कुछ लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये वाला जो सीन दिख रहा है आपको, वो वाला। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ से ये एक हिस्सा जो है दीवार का वो हटा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार का ये जो चित्र है, एक लंबी सी दीवार है वो बनी हुई है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं कि अपन ये समझे कि आखिर जो सोवियत प्रणाली जो थी, जो कि आपकी पूर्वी बर्लिन में, पूर्वी जर्मनी जो थी उसमें स्थित थी और रूस में स्थित थी, वो क्या है। क्या समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको अपन यूएसएसआर के रूप में कहते हैं और इसको यूएसएसआर रूस के रूप में भी कहते हैं। तो इसकी जो व्यवस्था की शुरुआत 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई, अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि 1917 की जो समाजवादी क्रांति जो थी, उस क्रांति के बाद में यूएसएसआर जो है अस्तित्व में आया। ये क्रांति, ध्यान रखने वाला पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। कौन सी? 1917 की जो साम्यवादी क्रांति थी, समाजवादी जो क्रांति थी, जो कि मार्क्स के विचारों पर आधारित थी, उनके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। वो 1917 में जो क्रांति हुई वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। अब यहाँ पे दो चीजें देखने वाली बात है। पहली बात, निजी संपत्ति की जो संस्था थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था का आधार होता है, एक तो उसको समाप्त करना, क्योंकि मार्क्स ऐसा मानते थे कि ये जो निजी संपत्ति जो है वो एक तरीके से गरीब लोगों के साथ में भेदभाव करने का एक प्रमुख कारण है। इसको एक तो समाप्त किया जाए, और दूसरा समाज को समानता के सिद्धांत पर, किसके सिद्धांत पर? समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से निर्मित करने की सबसे बड़ी कोशिश के रूप में 1917 की क्रांति को माना जाता है। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था, यहाँ पे देखिए आप, राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। आपको दो शब्द ध्यान रखने होंगे, एक तो राज्य और एक पार्टी की संस्था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की जो धुरी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी थी, तो धुरी थी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अपने भारत में भी जो आपने देखा होगा पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि अभी हाल ही में समाप्त कर ली गई हैं, तो वो जो पंचवर्षीय योजनाएं जो अपने नेहरू युग के दौरान भारत के योजनाबद्ध विकास के लिए लाई गई थी, वो वास्तव में यूएसएसआर से ही ली गई थी। और जो अर्थव्यवस्था है वो राज्य के नियंत्रण में थी। अगर हम पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो बाजार द्वारा संचालित होती है, बाजार की शक्तियों के द्वारा उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है। जबकि जो आपकी सोवियत प्रणाली थी, वहां पर अर्थव्यवस्था को आपकी जो सरकार थी उसके, और जो राज्य नामक जो संस्था थी उसके नियंत्रण में थी, और वही इसको आगे बढ़ाती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए
कौन से देश भाई, अपने को ध्यान रखने वाली बात है। पूर्वी यूरोप के देश जो है किसके नियंत्रण में आ गए आपके, वो आ गए सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। कौन कौन से, अभी अपन ने बात की थी, बुल्गारिया, रोमेनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ये सारे देश। अब वो क्यों आ गए थे, क्योंकि सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इसलिए ये जो देश हैं, पूर्वी यूरोप के जो देश है, वो किसके चंगुल में आ गए भाई, किसके अंकुश में आ गए, सोवियत संघ के। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ, देखो कौन कौन सी व्यवस्था है, देखिए पहले तो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ का, जो राजनीतिक जो प्रणाली थी उसको, और दूसरा सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, इन्हीं देशों को समाजवादी खेमे के देश या फिर दूसरी दुनिया, कौन सी दुनिया भाई, दूसरी दुनिया जो है वो कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो आपके समाजवादी खेमे के या दूसरी दुनिया के जो देश थे, उनका नेतृत्व किसके हाथ में था, तो वो था आपके सोवियत गणराज्य के हाथ में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा, क्योंकि वहाँ ये मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर के लड़ रहा था और उसमें जो है इसने जीत हासिल की थी। इसीलिए जो सोवियत संघ है वो महाशक्ति के रूप में उभरा। हालांकि जो कुछ देश, जैसे कि आप ब्रिटेन को ले लीजिए, वो भी एक महाशक्ति के रूप में थे, लेकिन जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उनमें उनको बहुत बुरी तरीके से उनको क्षति जो है झेलनी पड़ी। इस वजह से वो महाशक्ति नहीं रहे और सोवियत संघ जो है नई महाशक्ति के रूप में उभर गया। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देख ले इसको, तो अर्थव्यवस्था जो थी वो शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सिर्फ यूएसए की जो अर्थव्यवस्था थी वो ही जो है सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उससे विकसित थी। बाकी दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी आपके सोवियत संघ की। सोवियत संघ की संचार प्रणाली, देखो अर्थव्यवस्था देख ली हमने, अब आते हैं संचार प्रणाली। संचार प्रणाली भी बहुत उन्नत थी। तीसरी चीज, उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, तथा जिसमें मुख्य रूप से खनिज तेल। अभी भी आपको पता है यूक्रेन रसिया वॉर में, और जो ट्रंप जो भारत के ऊपर लगातार जो सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, 50% टैरिफ उन्होंने कर लिया, तो उसका मुख्य कारण खनिज तेल ही है। फिर उनके यहाँ पे लोहा, इस्पात और मशीनरी उत्पाद जो है, उन क्षेत्रों में भी सोवियत संघ जो है बहुत ही विकसित स्थिति में था। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके, अब आवागमन प्रणाली की बात करें तो सोवियत संघ के जो दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। अब घरेलू उपभोक्ता उद्योग यानी उनके पास, अपन एक तरीके से देखें तो जो घरेलू उपभोग की जो वस्तुएं थी और उन वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा था वो भी रूस में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हो रहा था, वो उद्योग भी उन्नत था। पिन से लेकर के कार तक की सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ पे हो रहा था। तो एक तरीके से देखें तो आर्थिक रूप से ये जो देश है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं जो थी वो गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी, यानी उनका जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो थी। अपने भारत में भी एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना आया था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये रूस के बारे में बता रहा है। सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण अपन सोवियत प्रणाली का कह सकते हैं कि वहाँ पर सरकार ने एक ऐसा सिस्टम लागू किया कि प्रत्येक नागरिक को एक जो मिनिमम जो न्यूनतम जो जीवन स्तर है वो तो मिलेगा ही, और उसके लिए सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो है, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, आपकी शिक्षा हो गई, बच्चों की देखभाल हो गई, लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर, जैसे आप अपने यहाँ भारत में मिलता है ना आपके जो कोटा सिस्टम है जिसमें अपने को सस्ती चीज़ें मिलती हैं, उसी तरीके का जो सिस्टम है वो यूएसएसआर में लागू कर दिया गया था। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। अब वहाँ पर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका जो स्वामित्व था, मालिकाना हक था, वो राज्य का था। यानी वहाँ पर पहले हम पढ़ चुके कि निजी संपत्ति नामक जो संस्था थी उसका उन्मूलन करने का प्रयास वहाँ पर किया गया था। भूमि व अन्य उत्पादक संपदाओं पर ध्यान देने वाली बात है। उत्पादन के जितने भी संसाधन थे, उत्पादन के जितने भी साधन थे, उन पर स्वामित्व
जो है राज्य का जो है स्थापित किया गया। इस होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। स्वामित्व तो था ही था, लेकिन किस तरीके से उनको चलाया जाएगा ये नियंत्रण भी राज्य के पास ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अब ये सारी चीजें अगर सरकार ही मेंटेन करेगी तो निश्चित तौर से अपने को पता है कि ये कौन सरकार किसके माध्यम से करेगी, अपने जो कार्मिक है, अपने जो अधिकारी है, कर्मचारी, उनके माध्यम से करेगी। तो वहां पर एक चीज देखने को मिली कि वहां पर जो है सोवियत प्रणाली के अंदर नौकरशाही जो है उसका शिकंजा वहां पर कसता चला गया। ये प्रणाली सत्तावादी होती गई, जिसको अपन लाल फीताशाही कहते हैं, और नागरिकों का जीवन जो है कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। ये जो आपकी सोवियत प्रणाली थी, इसमें बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ा कि वहाँ एक सिंगल पार्टी सिस्टम था, और वो सिंगल पार्टी जो है सब कुछ नियंत्रित करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी। और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे अपन पड़ोस में ही देख लें, चीन में देख लें, उत्तर कोरिया में देख लें, वहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को मिलती नहीं है। तो वहाँ पर ये अभिव्यक्ति की आज़ादी वगैरह नहीं थी, इसके लिए लोग जो है अपनी असहमति, जरूरी थोड़ी है 100% की लोग जो है सरकार के निर्णयों को स्वीकार करें, उससे असहमत भी हो सकते हैं, जैसे अपने भारत में होते हैं। एक लोकतंत्र की खासियत यही होती है। तो वहाँ पर लोकतंत्र नहीं था, इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो असहमति है अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत महसूस होने लगी, सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी, अपन पहले ही चर्चा कर रहे थे, का शासन था, और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। ये दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। सवाल पूछा जा सकता है कितने गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था, तो 15 गणराज्यों को। लेकिन जनता ने पार्टी की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, रूस भी उसमें 15 गणराज्यों में शामिल था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में वहां पर प्रभुत्व था। इन अन्य क्षेत्रों की जो जनता थी वो अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, क्योंकि वहां पर ज्यादातर जो मामले हैं, जो ज्यादातर निर्णय हैं, वो सोवियत संघ में रूस के द्वारा ही लिए जाते थे। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी। जैसे कि आप परमाणु बम का आविष्कार देख लीजिए, अमेरिका के द्वारा जो परमाणु बम का जो आविष्कार किया गया था, उसके कुछ ही सालों के बाद यूएसएसआर ने भी वो कर लिया था, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, जिसमें कि आपके परिवहन हो गया, आपकी ऊर्जा हो गई, के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि भाई जो आपके जो संसाधन हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो रेवेन्यूज है, उसका ज़्यादातर उपयोग आप कहाँ कर रहे हो? इन दूसरी चीज़ों में, हथियार बनाने में कर रहे हो, जिसको गैर उत्पादक जो गतिविधियाँ है उसमें कर रहे हो। इसकी वजह से आपको जो प्रौद्योगिकी और जो बुनियादी ढांचे में जितना आपको इन्वेस्टमेंट करना था उतना आपने नहीं किया। इसकी वजह से पश्चिमी देशों से ये जो है यूएसएसआर पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को की राजनीतिक, देखिए यहाँ पर कौन कौन सी भाई, पॉलिटिकल और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। आपका जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, वहाँ पर उन्होंने जो है उस पर अटैक किया और उस अफगानिस्तान को नियंत्रित करने का जो है प्रयास किया। उसमें हालांकि सोवियत संघ को मुंह की खानी पड़ी, और इसकी वजह से सोवियत संघ की जो व्यवस्था है और भी कमजोर हुई, क्योंकि हम उसमें एक लंबी लड़ाई में जो है सोवियत संघ जो है यूएसएसआर उलझ गया और अंत में उनको हार के वहाँ से जाना पड़ा। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक मतलब मजदूरी जो है लगातार बढ़ी, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। वहाँ पर उत्पादन कम होने लगा, उत्पादकता कम हो गई, प्रति व्यक्ति जितना माल उत्पादन होना चाहिए उससे थोड़ा कम, वो उतनी उत्पादकता नहीं मिल पाई। और प्रौद्योगिकी के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में अपन देखें तो पश्चिम के देश जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। इससे हर तरह की जो उपभोक्ता वस्तुओं की कमी है वो वहाँ पर हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में ये व्यवस्था लड़खड़ा रही थी, यानी सही ढंग से नहीं चल पा रही थी,
और अंततः ये ठहर से गई, यानी इसमें जो विकास के जो अवसर हैं या जो सुधार की जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब आते हैं वहाँ पर रूस के अंदर गोर्बाचेव और किस तरीके से उन्होंने सोवियत संघ को वापस सुधारने का प्रयास किया, और उस सुधार के प्रयास के फलस्वरूप ही सोवियत संघ का जो विघटन है वो हो गया। अपन देखते हैं, शुरू करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। जो व्यवस्था अपन ने पहले पढ़ी कि 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में जो व्यवस्था थी वो लगातार लड़खड़ा रही थी और ठहर सी गई थी। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी, भाई अपने को ये शब्द बार बार याद रखना है, कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे, वो महासचिव थे। महासचिव माने पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। आपने देखा होगा 1980 के दशक में कंप्यूटर की जो है दूसरी पीढ़ी जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी। अमेरिका के नेतृत्व में जो आईटी जो है टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हो रही थी। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे, क्योंकि राज्य नियंत्रित जो अर्थव्यवस्था है, उस राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता की जो भावना है वो धीरे धीरे कम होने लगी थी, और इसकी वजह से जो नई खोजें हैं और जो नए तरीके से जो चीज़ें हैं उसको करने में जो यूएसएसआर है वो पीछे रहने लगा था। तो गोर्बाचेव ने जो है पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया। पूछा जा सकता है कि गोर्बाचेव ने कौन कौन से प्रयास किए। पहला तो पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाना, पहला। फिर सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देना, दूसरा। और वहाँ सुधार करने का फैसला, तीसरा। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। परिणतियाँ, परिणाम कुछ ऐसे भी रहे जब उन्होंने वहाँ पर यूएसएसआर में सुधार करने का प्रयास किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था लाने का प्रयास किया, तब वहाँ पर ये जो फैसले जब लागू किए गए थे इनके कुछ परिणाम ऐसे भी हो गए जिनका कोई अंदाजा उनको नहीं था। पूरे यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। पूरे यूरोप के कुल 8 देश जो थे वो सोवियत खेमे जो गुट था उसके हिस्से थे, और ये वार्सा पैक्ट की वजह से ये एक प्रकार का समूह बन गया था, जो कि नेटो को काउंटर करने के लिए नेटो नामक जो यूएसए के नेतृत्व में जो एक सैन्य संगठन बनाया गया था, उसका मूल उद्देश्य था कि जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनका यूएसएसआर से जो उनकी रक्षा करना, और वहाँ पर जो सोवियत प्रणाली है उस या फिर जो आपके साम्यवादी व्यवस्था है उसको, उसके प्रसार को रोकना था। तो उसको काउंटर करने के लिए रूस ने भी अपने एक वार्सा पैक्ट जो है वो बनाया, और उसमें जो 8 पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो शामिल थे। तो वो जो देश है वहाँ पर जो 8 देश जो थे आपके पूरी यूरोप के देश है, वहाँ की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे देखिए, वहाँ की सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध है वो करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। ये जो 8 देशों में जब ये वहाँ की सरकारों का सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध शुरू हुआ, तो गोर्बाचेव ने वहाँ पर थोड़ी सी एक लचीली जो है रणनीति अपनाई कि वहाँ पर एक कठोर हस्तक्षेप की बजाय उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर एक जिस तरीके से पहले अतीत में एक कठोर नियंत्रण की जो नीति थी उसको छोड़ करके एक लचीली नीति जो है अपनाई थी वहाँ पर। तो उससे पूरी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक जो है वो साम्यवादी सरकारें गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ ये तो जो परिवर्तन थे ये कहाँ थे, तो ये जो 8 देश थे, कितने देश थे भाई, जो 8 देश थे आपके उनमें हो रहे थे, लेकिन सोवियत संघ के अंदर भी जो है संकट गहराता जा रहा था। इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई। देखिए आप, पहले ही अपन ने पढ़ लिया था कि वो आर्थिक और राजनीतिक सुधार करना चाह रहे थे, लोकतंत्रीकरण की जो नीति है वो भी उन्होंने अपनाई थी। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। फिर क्या हुआ कि 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ वहाँ पर। कम्युनिस्ट पार्टी, ये अपने क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस सन में जो है यूएसएसआर में तख्ता पलट हुआ, तो 1991 में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से किसने किया, तो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इससे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। इससे पहले वहाँ पर अपने पहले पढ़ा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको स्वतंत्रता का जो स्वाद मिला और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाह रहे थे।
जहाँ पर कठोर नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, वो सारी चीज़ों की तरफ वो वापस वहाँ की जनता जाना नहीं चाहती थी। अभी अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, फिर से मैं आपको उदाहरण दूंगा, अपने पास नेपाल में अभी जो हो रहा है आज, वो क्यों क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की सरकार ने वहाँ पर जनता पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। और जहाँ पर सरकारें कठोर नियंत्रण जो है करने का प्रयास करेगी, थोड़े समय बाद में वहाँ पर अव्यवस्था और असंतुष्टि उत्पन्न होगी और इसी तरीके के परिणाम हमारे सामने आएंगे। अब देखते हैं कि येल्तसिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। अब पूछा जा सकता है कि येल्तसिन जो है नायक की तरह किस घटना से उभरे? तो ये जो तख्तापलट के विरोध में येल्तसिन ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए वो नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्तसिन ने आम चुनाव जीता था, कहाँ के थे पूछा जा सकता है, तो वो रूसी गणराज्य के थे। कहाँ के थे भाई? रूसी गणराज्य, क्योंकि ये 15 गणराज्यों का समूह था यूएसएसआर, तो उसमें से ये बोरिस येल्तसिन एक्चुअल में रूसी गणराज्य के थे। केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया, सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। पहले सत्ता का सेंट्रलाइजेशन था मॉस्को में, और धीरे धीरे ये जो सत्ता है वो 15 गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे। अब यहाँ पर अपने को देखने की बात है कि जो रसिया है, यूएसएसआर जो था, वो 2 महाद्वीपों में फैला था, एक यूरोप महाद्वीप के अंदर और एक एशिया महाद्वीप के अंदर। एशिया महाद्वीप में अपने जो मध्य एशिया पड़ते हैं, वो जो गणराज्य हैं वो उसमें थे, किसमें? आपके यूएसएसआर में। और साथ ही साथ आपके जो पोलैंड है, हंगरी है, ये वाले जो यूक्रेन वाला जो क्षेत्र है, उसको अपन नहीं बोल सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्रेन वगैरह वाले जो क्षेत्र है वो भी सारे कहाँ पर थे आपके? वो भी आपके पूर्वी यूरोप में, इसमें यूएसएसआर में थे। तो वो राज्य खास करके जो सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य, जिसमें मैंने बताया आपको उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो राज्य हैं, जो ये गणराज्य हैं, ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाह रहे थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, ध्यान रखने वाली बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ, 1991 के दिसंबर महीने में बोरिस येल्तसिन उस समय जो है यूएसएसआर का नेतृत्व कर रहे थे। तो वहां पर येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन से? पहला रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा बेलारूस। तो 2 बार तो रूस ही है, रूस और बेलारूस, और तीसरा यूक्रेन ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। किस किसने की? फिर से बात कर लें अपन। दिसंबर 1991 बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर प्रतिबंधित कर ली गई। जो पार्टी अभी तक शासन की प्रमुख थी उसको वहां पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित किया गया। और परवर्ती सोवियत गणराज्यों, परवर्ती यानी परिणाम स्वरूप जो बने सोवियत गणराज्य जो थे, ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया।